दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 26 अक्टूबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि भारत की पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के महामुकाबले में शर्मनाक हार हुई है। वर्ल्ड कप मुकाबले में ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया है। ये तो खेल है, इसे बस खेल की भावना से ही देखना चाहिए। लेकिन भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत के बाद पंजाब के अलग अलग कॉलेजों में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों पर हमले की खबर सामने आ रही है। छात्रों पर रॉड और लाठियों से हमला किया गया है। छात्रों को पाकिस्तानी कहा जा रहा है। हमला करने वालों में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग शामिल है, ऐसा फ्री प्रेस कश्मीर की एक रिपोर्ट में बताया गया है। जारी रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब के संगरूर में भाई गुरुदास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कई छात्रों पर हमला किया गया है। उनके छात्रावास के कमरों में घुसकर उन पर हमला किया गया है। हॉस्टल के छात्रों में से एक ने फेसबुक पर इस हमले का लाइव स्ट्रीम भी किया है। फ्री प्रेस कश्मीर ने भाई गुरुदास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के इंजीनियरिंग छात्र आकिब के हवाले से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ छात्रों ने रॉड से उनके कमरे में घुसकर उन पर हमला किया। जब उसी कॉलेज के एक अन्य छात्र शोएब ने कहा है कि हम अपने हॉस्टल के कमरों में थे, जब हमने बाहर से कुछ शोर सुना तो हम देखने गए कि क्या हो रहा है। हमने दूसरे ब्लॉक में कुछ लोगों को कश्मीरी छात्रों पर हमला करते देखा। उन्होंने कमरों की खिड़की के शीशे तोड़ दिए थे और लगातार कह रहे थे कि तुम पाकिस्तानी हो। उन्होंने कहा है कि हमने खुद को अपने कमरों में बंद कर लिया। एक अन्य छात्र ने कहा है कि स्थानीय पंजाबी सिख हमारे बचाव में आए, उन्होंने हमें इन हमलों से बचाने की कोशिश की। कई अन्य छात्रों ने बताया है कि उन्होंने कॉलेज प्रशासन से बात की है और उन्हें आश्वासन दिया गया है कि हमले को गंभीरता से लिया जाएगा। इस घटना में कम से कम 6 कश्मीरी छात्र घायल हो गए हैं। दोस्तों मखाना उत्पादन, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के मामले में अब मिथिलांचल को सीमांचल का कटिहार जिला टक्कर दे रहा है। वैसे तो कटिहार जिले के कई मखाना प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग फैक्ट्री से भारत के कोने कोने तक इस सफेद डायमंड कहे जाने वाले मखाना के सप्लाई से कटिहार को नई पहचान मिला है। लेकिन कटिहार के एक चाचा भतीजे की जोड़ी ने इस मामले में कमाल कर दिया है। उन्नत किस्म के मखाना को प्रोसेसिंग एवं अच्छे तरीके से पैकेजिंग करके कटिहार के मखाना को भारत के कई प्रमुख राज्य के साथ साथ विदेश तक पहुंचाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि ये फैक्ट्री अब इस इलाके में रोजगार सृजन का एक बड़ा जरिया बन गया है। बड़ी संख्या में महिला मजदूरों को इन फैक्ट्रियों में अलग अलग तरीके के रोजगार मिलने से क्षेत्र के लिए रोजगार के लिए भी एक बड़ा अवसर बना है। इसके अलावा देश के कोने कोने के साथ विदेशों तक मखाना पहुंचने से कटिहार को एक ग्लोबल पहचान मिला है। लेकिन इसके साथ इस उद्योग को लेकर सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है, नहीं मिलने के बराबर है। इस उद्योग से जुड़े राकेश रंजन बताते हैं कि पहले मिथिलांचल में सबसे अधिक मखाना का उत्पादन होता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। आज मिथिलांचल में यहां सीमांचल कटिहार से सप्लाई की जाती है। स्थानीय स्तर पर 50 से अधिक महिलाओं को रोजगार मिला है, लेकिन इस उद्योग को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। दोस्तों कल 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन विज्ञान भवन में किया गया। जहां विजेताओं को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने स्वर्ण कमल एवं रजत कमल, शॉल और इनाम की राशि देकर सम्मानित किया। जहां मनोज बाजपेयी, कंगना रनौत और धनुष को बेहतरीन अभिनय के लिए सम्मानित किया है। छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है। जहां सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे के निर्देशक निवेश तिवारी को सम्मानित किया गया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा मार्च 2021 में की गई थी, जहां कंगना रनौत अपने मां और पिता के साथ अवार्ड लेने पहुंची थी। सुपरस्टार रजनीकांत को 91वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान विज्ञान भवन में मौजूद सभी लोगों ने उनके लिए खड़े होकर तालियां भी बजाई। दोस्तों बाढ़ के पानी से बर्बाद फसल की क्षतिपूर्ण के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। यह बातें हम नहीं बल्कि अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने नरपतगंज में कही है। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों से बात करके किसानों की सरकारी स्तर पर आर्थिक मदद पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि मूसलाधार बारिश से उपनाई नदियों के कारण हजारों एकड़ में फसल बर्बाद हुआ है, जिसमें सबसे अधिक क्षति धान और सब्जी की खेती को हुई है। अररिया के किसानों ने बताया है कि हर साल यहाँ नदियां उपना जाती है और बड़े पैमाने पर लोगों का नुकसान होता है। जब
कुछ 3 साल पहले लगातार मूसलाधार बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में एकाएक वृद्धि हुई है और सैकड़ों एकड़ में लगे धान और सब्जी की फसल को भारी नुकसान हुआ है। जहां वही अन्य किसानों ने अपनी पीड़ा सुनाते हुए कहा कि कर्ज लेकर खेती किए थे, यह सब बर्बाद हो गए हैं, यह कर्ज कैसे चुकाएंगे। वहीं कुछ लोगों को जवान बेटी की शादी की चिंता सता रही है। इधर सांसद प्रदीप सिंह ने कहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों से सर्वे कराया जाएगा, इसके बाद वास्तविक हकदारों को मदद पहुंचाई जाएगी। दोस्तों, बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बुधवार को तारापुर और कुशेश्वर स्थान में चुनावी सभाएं करेंगे। जब लालू प्रसाद यादव रविवार की शाम दिल्ली में पटना पहुंचे, बिहार आने के पहले दिल्ली में ही उन्होंने उपचुनाव के प्रचार कराने का संकेत दे दिया था। आपको बता दूं कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान की दोनों सीटों पर आरजेडी द्वारा अपने प्रत्याशी उतारने के कारण कांग्रेस ने भी दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते हुए महागठबंधन तोड़ दिया है। ऐसे में लालू अब एनडीए जेडीयू प्रत्याशियों के साथ साथ कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ भी चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। आरजेडी सूत्रों के अनुसार लालू प्रसाद यादव अगले बुधवार को तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं करेंगे। जब विधानसभा उपचुनाव को लेकर लालू प्रसाद यादव के बिहार आने की चर्चा लंबे समय से हो रही थी, जब बीच में राबड़ी देवी ने लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उसकी संभावना से इनकार किया था, लेकिन रविवार को उनके पटना आने के साथ इस पर छाए सस्पेंस से पर्दा हट गया। दोस्तों, बिहार में इन दिनों पंचायत चुनाव का खुमार छाया हुआ है। जहां 5 चरण की चुनावी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अभी दिसंबर तक पंचायत चुनाव का यह सिलसिला जारी रहेगा। जहां पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने के लिए उम्मीदवार तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन सीतामढ़ी जिले से आया ताजा मामला बेहद चौंकाने वाला है। आप भी सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। जहां यहाँ के एक शख्स ने अपनी पत्नी को पंचायत चुनाव में जीत हासिल कराने के लिए जज के घर चोरी कर ली। जहां सीतामढ़ी जिले के रहने वाले मोहम्मद इरफान को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां उसने दिल्ली में एक जज के घर से 65 लाख रुपए उड़ाए थे। इतना ही नहीं, दिल्ली के एक कारोबारी के घर से भी उसने बड़ी रकम चोरी की। जहां इरफान को 12 राज्यों की पुलिस तलाश रही थी। जहां गिरफ्तारी के बाद इरफान ने जो खुलासा किया है, उसके मुताबिक उसकी पत्नी गुलशन परवीन पंचायत का चुनाव लड़ रही है। पंचायत चुनाव में अपनी पत्नी को जीत दिलाने के लिए ही उसने चोरी के पैसे खर्च किए। उसने 1 करोड़ रुपए खर्च करके गांव में 7 सड़कें बनवा डाली, 7 गांव में। इरफान चाहता था कि उसकी तरफ से किए गए कामों के बदले गांव के लोग उसकी पत्नी को वोट दें। इरफान ने जो कबूलनामा दिया है, उसके मुताबिक वह खुद राजनीति में नहीं आना चाहता था। जहां गांव के लोग उसे बार बार चुनाव लड़ने की सलाह देते थे, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। जहां आखिरकार गांव वालों के दबाव में ही उसने अपनी पत्नी को कैंडिडेट बना दिया। जहां गांव के लोगों ने भरोसा दिया है कि चुनाव कैंपेन से लेकर बाकी काम वहां स्थानीय लोग कर लेंगे। इतना ही नहीं, इरफान की 4 और प्रेमिकाएं भी है। वह आगरा, अलीगढ़, सवाई माधोपुर और मुंबई में रहती है। जब मजेदार बात यह है कि इरफान किसी घटना को अंजाम देने के बाद प्रेमिकाओं के पास चला जाता था। जब थोड़े दिन गुजारने के बाद जब पुलिस का प्रेशर कम हो जाता था, तो वह फिर से अगली घटना को अंजाम देता था। दोस्तों, बिहार में इन दिनों ऑनलाइन फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला छपरा से सामने आया है। ठगों ने कौन बनेगा करोड़पति शो के नाम पर ठगी की है। बताया जा रहा है कि ठगों ने एक व्यक्ति से करीब 1,65,000 रुपए ठग लिए। जहां अब पीड़ित ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाने की बात कही है। मामला सारण जिला के अवतार नगर थाना के अंतर्गत मिर्जापुर का है। यहाँ जफ्फार मियाँ का पुत्र सद्दाम हुसैन ठगों के झांसे में आ गया। दरअसल उसके मोबाइल पर एक कॉल आया था। कॉल करने वाले व्यक्ति ने कहा कि हेलो, मैं कौन बनेगा करोड़पति सेठ से जसपाल सिंह बोल रहा हूं। आपके नाम केबीसी प्राइज विनर की सूची में आ गया है। आपको 25 लाख रुपए केबीसी की ओर से इनाम दिया जाएगा। इसके लिए आपको पहले 2.5 लाख रुपए टैक्स भरने पड़ेंगे। इतना सुनने के बाद सद्दाम खुशी से पागल हो गया। वह 2.5 लाख रुपए जुटाने के चक्कर में लग गया। 25 लाख रुपए पाने की लालच में उसने घर में रखे रुपये के अलावा अपनी मोटरसाइकिल और पत्नी के जेवर गिरवी रख दिए। सद्दाम ने बताया है कि फोन करने वाला एक बैंक का शाखा प्रबंधक बता रहा था। सातिर ने पहले सद्दाम को तरह तरह के वीडियो क्लिप भेजा, जिसमें कई लोग केबीसी के द्वारा खुद को 25 लाख रुपए लॉटरी में मिलने की बात कह रहे हैं। सद्दाम ने बताया है कि उसने 7 बार में फोन करने वाले के अलग अलग खाते में 1,65,000 रुपए भेज दिया। इसके बाद सातिर ने फोन करके उससे और रुपए मांगे। बार बार रुपए मांगने के बाद जब सद्दाम ने अपने भेजे गए रुपए वापस करने के लिए बात कही, तब सातिर उस पर आग बबूला हो गया। अब इस मामले में पीड़ित ने स्थानीय थाना को आवेदन देने की बात कही है।
दोस्तों, बिहार के शहरी निकायों में महिला सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। महिलाओं को सफाई करने के लिए अत्याधुनिक मशीनें चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। फिलहाल पटना नगर निगम ने इसकी शुरुआत की है। इसकी सफलता को देखते हुए जल्द ही दूसरे शहरी निकायों में इसका विस्तार किए जाने की योजना है। इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में मशीनों से सफाई के आधार पर भी अंक मिलने हैं। इस योजना का उद्देश्य शहरी सफाइयों में मशीनों के इस्तेमाल करके अधिक अंक हासिल करने के साथ महिलाओं को प्रशिक्षित करके रोजगार उपलब्ध करानी भी है। दोस्तों, नई शिक्षा नीति के तहत बिहार में अगले 5 साल में 1वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक की पाठ्य पुस्तकें बदल जाएगी। इसमें भाषाओं की पाठ्य पुस्तकें भी होगी। इसके साथ ही 1वीं से 5वीं कक्षा तक में मगही, भोजपुरी, अंगिका एवं बज्जिका भी पढ़ाई जाने लगेगी। वर्तमान में 1वीं से 5वीं कक्षा तक में जिन भाषाओं की पढ़ाई चल रही है उनमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मैथिली एवं बांग्ला है। दोस्तों, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के उन स्टूडेंट को एक और मौका दिया है जिन्होंने बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। बोर्ड ने 25 अक्टूबर को जारी एक नोटिफिकेशन में स्कूल प्रमुखों को 28 अक्टूबर तक बचे स्टूडेंट को लेट फीस के साथ रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा है। यदि कोई छात्र मैट्रिक या फिर इंटर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने से चूक जाता है तो उसके लिए स्कूल प्रमुख और छात्र जिम्मेदार होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान से रविवार को 10 विकेट से मिली हार के बाद भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को सोशल मीडिया पर गद्दार कहा जा रहा है और विराट कोहली से भी मांग की जा रही है कि वे इस पर कुछ कहें। हालांकि काफी लोग शमी का समर्थन भी कर रहे हैं। जहां रविवार को हुए भारत पाकिस्तान मैच के आखिर में पाकिस्तान को जिताने के लिए 3 ओवर में 17 रन की जरूरत थी और भारतीय कप्तान विराट कोहली ने शमी को गेंदबाजी करने को कहा था। शमी के एक ही ओवर में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया, जिसके बाद उन पर निशाना साधा जा रहा है। आपको बता दें कि विश्व कप मुकाबले में पहली बार पाकिस्तान ने भारत को हराया है। काफी समय बाद उपमहाद्वीप की इन दोनों टीमों के बीच हो रहे मैच में पहले खेलते हुए भारत ने पाकिस्तान को 152 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे पाकिस्तान ने बिना किसी विकेट के नुकसान पर 18वें ओवर में ही पूरा कर लिया। दोस्तों, रसोई गैस सिलेंडर आजकल सभी के घर में होता है, लेकिन इसका उपयोग करते वक्त बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है। कई बार इसमें बड़े हादसे भी हो जाते हैं। ऐसे में गैस सिलेंडर यूज करने में सतर्कता बहुत जरूरी है। फिर भी अगर किसी तरीके की दुर्घटना होती है तो फिर आपको ग्राहक होने के नाते 50 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। दरअसल एलपीजी यानी कि रसोई गैस कनेक्शन लेने पर पेट्रोलियम कंपनियां ग्राहक को पर्सनल एक्सीडेंट कवर उपलब्ध देती है। ऐसे में 50 लाख रुपए तक का ये इंश्योरेंस एलपीजी सिलेंडर से गैस लीकेज या फिर ब्लास्ट के चलते हुए हादसे में आर्थिक मदद के तौर पर है। आपको बता दें कि इस बीमा के लिए पेट्रोलियम कंपनियों की बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी रहती है और मुआवजे की जिम्मेदारी गैस कंपनियों की होती है। दोस्तों, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पटना आते ही उनके सरकारी आवास पर समर्थकों और प्रशंसकों को आना शुरू हो गया है। लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य कारणों से भले ही लोगों से दूर रहे हो, लेकिन समर्थक उनके आवास के बाहर ही डटे हुए हैं ताकि अपने नेता की एक झलक को वे पा सके। लालू प्रसाद से मिलने के लिए दूर दराज से आरजेडी के कार्यकर्ता आ रहे हैं और लालू से मिलने की गुहार लगा रहे हैं। महुआ से ऐसा ही एक कार्यकर्ता सोमवार को पटना में राबड़ी देवी के घर लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचा। इस शख्स ने अपने खेतों में कद्दू समेत अन्य हरी सब्जियां भी ले रखी थी, जो लालू प्रसाद यादव को बेहद पसंद है। मगर जब सुरक्षा बलों ने लालू प्रसाद यादव से इसकी मुलाकात नहीं होने दी, तब यह कार्यकर्ता आग बबूला हो गया। लालू प्रसाद यादव के इस फैन और समर्थक ने साथ में लाई अपने खेतों की हरी सब्जियों को राबड़ी देवी के दरवाजे के बाहर ही फेंक कर चला गया। लालू के इस फैन ने आरोप लगाया है कि सुरक्षाकर्मी पैसे लेकर ही लोगों को मिलने देते हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव रविवार को दिल्ली से 1 महीने के लिए पटना पहुंचे हैं। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने चुनाव प्रचार करने का भी फैसला किया है, जिससे उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं में भी खासा जोश और उमंग आसमान पर है। दोस्तों, कोरोना जैसी महामारी की वजह से बच्चों की पढ़ाई बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। लगभग 2.5 साल से जूनियर सेक्शन के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जहां हाल के दिनों में ऑफलाइन मोड में स्कूल खुले भी तो तीसरे लहर की आशंका से डरे अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। लेकिन अब दीपावली और छठ की छुट्टियों के बाद राजधानी पटना समेत पूरे बिहार की ज्यादातर स्कूलों में जूनियर क्लासेस ऑफलाइन मोड में देखने को मिलेगा।
जहां छठ की छुट्टियों के बाद स्कूल जब खुलेंगे तो फिर 50% अटेंडेंट की बाध्यता भी खत्म कर दी जाएगी। जहां एलकेजी और यूकेजी की पढ़ाई अब तक कोरोना महामारी के बाद शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अब प्री प्राइमरी के बच्चे भी स्कूल जा पाएंगे। जहां पटना के ज्यादातर स्कूलों ने इसकी तैयारियां कर ली है। राजधानी पटना के कई बड़े स्कूलों में ऑफलाइन मोड में क्लास शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार बिहार के 13 जिलों में कृषि बैंक बनाएगी। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारियां चल रही है। जहां इस कृषि यंत्र बैंक से किसानों को काफी फायदा होगा। खबर के अनुसार इस कृषि यंत्र बैंक में किसानों को कृषि उपकरण आसानी से किराए पर उपलब्ध कराया जाएगा। जहां इस बैंक से किसान खेती करने के लिए, धान पीटने के लिए या फिर खेत की जुताई करने के लिए कोई भी कृषि यंत्र भाड़ा पर ले सकेंगे। आपको बता दें कि बिहार के नवादा, कटिहार, बेगूसराय, शेखपुरा, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, किशनगंज, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी जिलों में इस कृषि यंत्र बैंक बनाने की योजना बनाई जा रही है। बहुत जल्द इस बैंक को बनाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इस कृषि यंत्र बैंक किसानों के समूह को मिलाकर बनाया जाएगा। कृषि यंत्र की खरीद पर आने वाले लागत का 80% तक सरकार देगी। साथ ही साथ इस योजना से जो आमदनी होगी वह आमदनी समूह की होगी। दोस्तों, बिहार के बांका और वैशाली जिले से 3 लड़कियां गायब हो गई है। लड़कियों के परिजन उनकी तलाश में जुटे हुए हैं। अलग अलग इलाकों से ये तीनों लड़कियां अचानक से गायब हो गई है। जब पुलिस में भी इस घटना की शिकायत की गई है। जब मामले की छानबीन की जा रही है। पुलिस लड़कियों की खोजबीन में जुटी हुई है। जी हां, पहली घटना 2 घटनाएं बांका जिले की है। दोनों गायब लड़कियों के परिजनों ने थाने में अपहरण होने की शिकायत दर्ज कराई है। छात्रा के पिता ने दिए आवेदन में कहा है कि 22 अक्टूबर को उनकी पुत्री घर से DN सिंह भूसिया कॉलेज पढ़ने के लिए निकली थी। उसके बाद शाम तक वापस लौटकर घर नहीं आई। जब परिवार के सभी लोग आसपास से लेकर रिश्तेदारों में खोजबीन करने लगी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। दोस्तों, बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच नोक-झोंक जारी है। 30 अक्टूबर को उपचुनाव है और दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार प्रसार के लिए बिहार पहुंच चुके हैं। जहां इधर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने रविवार को ट्वीट करके हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए कन्हैया कुमार को लेकर पार्टी पर हमला बोला है। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव ने अपने ट्वीट में भारत 13 टुकड़े होंगे लिखकर कन्हैया कुमार को भी निशाना पर लिया है। जब तेज प्रताप यादव ने रविवार को ट्वीट करके लिखा है कि भारत 13 टुकड़े होंगे कहने वाले लोग आज लोगों को देशभक्ति समझा रहे हैं। जिनकी फोटो बीजेपी के पोस्टर के साथ वायरल होती है उन्हें भी कांग्रेस ज्वाइन कराती है। गांधी के नाम पर छल करने वाले लोग गांधीवाद का पाठ पढ़ाते हैं। या तो सुधर जाइए, नहीं तो फिर जनता अपने वोट के जरिए सुधार देंगे। दोस्तों, टीम इंडिया को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में रविवार को खेले गए मैच में पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। जहां इस हार के बावजूद भी टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने कुछ ऐसा किया है जिसकी हर जगह तारीफ हो रही है। जहां विराट कोहली ने हार के बावजूद भी पाकिस्तानी टीम के बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को गले लगा लिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं। विराट कोहली ने पाकिस्तान की शानदार जीत के बाद बाबर आजम को गले लगाकर उन्हें जीत की बधाई दी। जहां विराट कोहली ने इसके बाद मोहम्मद रिजवान को भी गले लगाया। दोनों पाकिस्तानी क्रिकेटर भी कोहली के साथ हंसी से गले मिले। जहां इस दौरान दोनों के चेहरे पर काफी हंसी दिख रही थी। दोनों पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 107 गेंदों पर 52 रन की शतकीय और रिकॉर्ड साझेदारी की। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक की ये सबसे बड़ी साझेदारी है। पाकिस्तान के मैच जीतते ही मोहम्मद रिजवान मैदान के चारों ओर भागते हुए नजर आए। इस दौरान मोहम्मद रिजवान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय कप्तान विराट कोहली उन्हें गले लगाते हुए दिख रही हैं। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के बाद जम्मू कश्मीर में भी हुंकार भरी। जहां उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहे कि किसी को जम्मू कश्मीर में शांति और विकास को बाधित नहीं करने दिया जाएगा। इसके साथ ही अमित शाह विपक्ष पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा है कि बीते 7 दशक में जम्मू कश्मीर का विकास नहीं कर पाने के लिए 3 परिवार ही जिम्मेदार हैं। जम्मू के साथ अन्याय का दौर अब समाप्त हो गया है। गृह मंत्री ने कहा है कि हम ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिससे दहशतगर्द का सफाया हो जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में 12,000 करोड़ का निवेश आया है। यही नहीं, 2022 तक 51,000 करोड़ का निवेश आने वाला है। इससे पूरे प्रदेश का कायाकल्प ही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में विकास का नया चरण शुरू हो गया है। मैं यहां विश्वास दिलाने आया हूं कि कोई भी शांति और विकास को अवरुद्ध नहीं कर सकेगा।
दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर भयानक तबाही मचाने के बाद अब थम गई है। हालांकि महामारी की तीसरी लहर आने की आशंका अब भी बनी हुई है। जब कोरोना महामारी फिर से पनपने की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी प्राइवेट टीवी चैनलों के लिए गाइडलाइंस जारी की है। इस गाइडलाइंस में कहा गया है कि सभी प्राइवेट टीवी चैनल लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करने वाले कार्यक्रम प्रसारित करें, साथ ही साथ उन्हें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए भी प्रोत्साहित करें। शनिवार को जारी गाइडलाइंस के अनुसार आने वाले त्योहारों को देखते हुए प्राइवेट टीवी चैनलों को ऐसे संदेश और अन्य सामग्री प्रसारित करने की सलाह दी है जो लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने, सावधानी बरतने, सार्वजनिक सभा और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने और पाबंदियों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करे। दोस्तों, दिवाली छठ से पहले अगर बिहार आने की सोच रहे हैं तो फिर आपको भारी रकम चुकाना पड़ सकता है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई से पटना आने का हवाई किराया 15,000 के पार पहुंच गया है। वहीं अन्य शहरों का किराया भी 2 गुना से ज्यादा हो गया है। खबर के अनुसार मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, अमृतसर के साथ साथ हैदराबाद से पटना आने का किराया लगातार बढ़ता जा रहा है। जब त्योहारों के मौके पर फ्लाइट टिकटों की लगातार हो रही बुकिंग से फ्लाइट का किराया आसमान छूने लगा है। जानकारों की माने तो दीपावली छठ पर बिहार आने वाली ट्रेनों में टिकटों की लंबी वेटिंग चल रही है। लोगों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण लोग फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हैं, जिससे हवाई किराया बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक खबर है। खबर यह है कि बिहार के पटना, गया, नालंदा, सीमांचल, मिथिलांचल, भागलपुर सहित सभी जिलों में ठंड की दस्तक होने वाली है, क्योंकि इन जिलों का अधिकतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है। खबर के अनुसार राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 29 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं राजधानी पटना समेत राज्य भर में अब अधिकतम तापमान में तेजी से गिरावट आ रही है, इससे बिहार में ठंड की दस्तक हो रही है। आपको बता दें कि दीपावली छठ तक बिहार में ठंड गिरने के आसार नजर आ रहे हैं। बिहार में सुबह और रात के समय सिरहन भी बढ़ गई है तथा पटना समेत राज्य भर में मौसम शुष्क होने लगा है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, गया, नालंदा, भागलपुर के तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पिछले दिनों अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि आरजेडी का हर एक नेता और कार्यकर्ता हरा गमछा लेकर चलें, और जिस तरीके से यूपी में सपा के लोग लाल टोपी पहनते हैं उसी तरीके से आरजेडी के लोग भी हरी टोपी पहने। हरी टोपी और हरा गमछा ही आरजेडी का लाइसेंस होगा। और परसों पटना एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद यादव खुद हरी टोपी और हरा गमछा में नजर आए। वहीं जगदानंद सिंह सहित आरजेडी के कई नेता और कार्यकर्ता भी हरी टोपी और हरा गमछा में दिखे। जब 3 साल बाद जब लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे तब पटना एयरपोर्ट के बाहर वे खुद हरी टोपी और हरा गमछा में नजर आए। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, इस दौरान कई नेता और कार्यकर्ता भी हरी टोपी और हरा गमछा में दिखे। दोस्तों, हालिया दिनों के राजनीति पर नजर दौड़ाएंगे तो एक बात साफ नजर आती है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपने पैर पर खड़े होने की कोशिश शुरू कर दी है। एक रणनीति के तहत ही यूपी और बिहार जैसे प्रदेश में यदुवंशियों के सहारे राजनीति करने को मजबूर रही कांग्रेस एक झटके में आगे बढ़ना चाहती है। इस कारण ही यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी गंभीर नजर आती है, तो वही कांग्रेस बिहार के 2 सीटों के उपचुनाव को भविष्य के लिए रोड मैप की तरह तैयार करना चाहती है। इसमें कितनी सफलता मिलेगी वो तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन बिहार में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में जिस तरीके से तकरार शुरू हुई है उससे साफ नजर आता है कि कांग्रेस अब पिछलग्गू पार्टी के तमगे से बाहर आने को बेताब है। कांग्रेस को अब समझ में आने लगा है कि उसकी ताकत को ही खत्म करके आगे बढ़े इन क्षेत्र दलों से मोह माया त्याग करके सीधा मुकाबला करने का सही समय आ गया है। इसीलिए जब आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की तो फिर कांग्रेस भी जवाब देने में समय नहीं लगाया। कांग्रेस समझ चुकी है कि अगर बड़े फैसले नहीं लिए तो बंगाल में कभी ममता आंखें तरेर देती है तो फिर कभी यूपी बिहार के सहयोगी दल भाव देने तक को तैयार नहीं है। इन दलों के सहारे जब तक राजनीति करते रहेंगे तब तक कांग्रेस का उदय संभव ही नहीं है। दोस्तों, दुर्गा पूजा के दौरान पटना में जिस मॉडल मोना राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी उसके शूटर भीम यादव की गिरफ्तारी के बाद मामले का पर्दाफाश हो गया है। जब पुलिस जांच में पता चला है कि मॉडल मोना राय की हत्या फुलवाड़ी शरीफ के रहने वाले नामी बिल्डर राजू की पत्नी शारदा देवी ने शूटरों को 5 लाख रुपए की सुपारी देकर करवाई थी। हत्या कराने के पीछे की वजह प्रॉपर्टी डीलिंग के पैसे के लेन देन और बिल्डर की अय्याशी से
पत्नी के परेशान आने की बात सामने आ रही है। हालांकि शूटर की गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस को इस हत्याकांड में शामिल रहे अन्य आरोपियों के बारे में अहम सुराग मिले हैं। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार राजू ने मोना को जमीन और फ्लैट दिया था। साथ ही बिल्डर से मोना के करीबी को देखकर शारदा अंदर ही अंदर मोना से चिढ़ रही थी। शारदा को लगने लगा था कि मोना उसकी दुनिया उजाड़ देगी, पति भी हाथ से निकल जाएगा और जायदाद भी। शारदा ने राजू को उससे दूरी बनाने के लिए कई बार कहा, लेकिन बिल्डर का इस पर कोई असर नहीं पड़ा, उल्टे हुए उसके और करीब होता चला गया। पुलिस ने इस मामले में जांच का हवाला देकर के चुप्पी साध ली है, पर मिली जानकारी के अनुसार शूटर भीम यादव की गिरफ्तारी हो गई है। सूत्रों के अनुसार 5 लाख में से 70,000 का भुगतान शूटर भीम को हो चुका था। इस मामले में फरार चल रहे एक अन्य शूटर और सुपारी देने और फिर लेने वाले की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दोस्तों, अररिया जिले में 1 नवंबर से धान की खरीदारी शुरू होगी। इसके लिए सहकारिता विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। 31 जनवरी तक ही किसानों से धान लिए जाएंगे। धान का समर्थन मूल्य इस बार 1940 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद होगी। 17% तक नमी वाले धान लिए जाएंगे। हालांकि अभी तक जिले का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद यही है कि पिछली बार जो लक्ष्य जिले को मिला था वही इस बार भी मिलने की संभावना है या फिर बढ़ भी सकता है। किसान सलाहकार के माध्यम से किसान अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। जो किसान निबंधन होंगे वही किसानों से धान लिए जाएंगे। पिछली बार अररिया जिले का 90,000 एमटी कर दिया गया था। धान की खरीद सभी पंचायतों में पैक्स और व्यापार मंडल द्वारा की जाएगी। दोस्तों, दीपावली नजदीक आते ही कुम्हारों के चाक घूमने लगे हैं। जग को जगमग करने के लिए मिट्टी के दिए बनाने का कार्य जोर शोर से जारी है। यह साल 2019 में भीषण बाढ़ तो 2020 में कोरोना संक्रमण के कारण चाक की गति धीमी हो गई थी। इस बार आज जगी है और चाक तेजी से घूमने लगे हैं। यह कुम्हारों के हाथ मिट्टी को आकार देने लगे हैं। धूप में सोखने के लिए कच्चे दिए की कतार लंबी होती जा रही है। पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों में मिट्टी के पात्र और दियों का इस्तेमाल शुभ माना जाता है। जब मिट्टी के पात्र शुद्ध माने जाते हैं, इसीलिए धर्म कर्म को संजीदगी से लेने वाले लोग मिट्टी के बर्तनों का ही इस्तेमाल पूजा में करते हैं। या कभी मिट्टी के दिए तो कभी बच्चों के लिए गुल्लक और मिट्टी के बर्तन वाले कुम्हारों का परिवार आज भी अपनी परंपरा को शहर में बरकरार रख रहे हैं। दोस्तों, बिहार के सीवान जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां गुटनी थाना क्षेत्र के 2 गांवों के 4 लोगों की संदिग्ध हालात में जान चली गई। यह मृतकों की परिजनों का कहना है कि वे चारों लोग शराब पीने के आदी थे। गांव में शराब बिकती है और आसानी से उपलब्ध है। चर्चा इस बात की है कि इन चारों की मौत शराब पीने की वजह से हुई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर घटना के पीछे की वजह सामने नहीं आई है। जब मामले में अगर शराब का एंगल सामने आता है तो फिर प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा, ये बात डीएम ने कहा है। इस घटना के बारे में हम विस्तार से जानकारी जुटा रहे हैं। सोमवार की सुबह जिले में इस बात की भी चर्चा चली कि चारों लोग पंचायत चुनाव जीतने वाले एक प्रत्याशी का भोज खाकर बीमार पड़े। हालांकि खुद मृतकों के परिजन इस बात से इनकार कर रहे हैं। जब मरने वालों में शिवजी यादव, मनोज राम, अनवर मियां और खुदरम राम शामिल है। इनके परिजनों ने घटना का पंचायत चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं होने की बात कही है। मरने वालों में 3 लोग बेलोड़ी गांव के जबकि एक बेलोड़े गांव का ही रहने वाला है। आपको ये भी बता दूं कि ये दोनों गांव नाम तो सेम है लेकिन गांव दोनों अलग अलग है। दोस्तों, साप्ताहिक कारोबार के पहले दिन सोमवार को पटना के सरफड़ा बाजार में तेजी का रुख रहा। चांदी का भाव 400 रुपए प्रति किलो उछल गया। इसी तरीके से सोना का भाव भी 200 रुपए प्रति 10 ग्राम मजबूत हो गया। धनतेरस की आहट पर सोना और चांदी का भाव मजबूत होता जा रहा है। आभूषण और सिक्कों की बुकिंग इस समय रफ्तार में है। आपको बता दूं कि पिछले सप्ताह भी इन दोनों धातुओं में तेजी कायम रही थी। दोस्तों, बिहार चालक सिपाही शारीरिक दक्षता परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी केंद्रीय चयन परिषद यानी कि सिपाही भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in से परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ड्राइवर कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए पीईटी परीक्षा 15 नवंबर 2021 से शुरू होगी। जहां शारीरिक दक्षता परीक्षा का शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया गया था। जहां अभ्यर्थी सीएसबीसी की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in से परीक्षा कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जो लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। जहां लिखित परीक्षा का आयोजन 3 जनवरी 2021 को किया गया था।
दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर होने के साथ ही रोजगार के अवसरों में मामूली ही सही बढ़ोतरी हो रही है। यह सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में भी बेरोजगारी दर में कमी आई है। इस साल सितंबर में बिहार में बेरोजगारी दर 10% थी, जहां ये इस साल के मई महीने की तुलना में 4% कम है। यानी कि इस समय काम करने वाले 10% मजदूर बल को रोजगार नहीं मिल रहा है। हालांकि देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार की स्थिति अपेक्षाकृत ठीक कही जा सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बेरोजगारी दर 16.8% है। बिहार की तुलना में दिल्ली में रोजगार के अवसर अधिक हैं। कोरोना के पहले दौर में दिल्ली से मजदूरों का पलायन शुरू हुआ था। धीरे धीरे मजदूर लौट रहे हैं तो काम में कमी हो रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में श्रम बल में बिहार की अच्छी भागीदारी है। यही हाल दिल्ली के बगल के राज्य हरियाणा का है। वहां सितंबर में बेरोजगारी दर 20% है। हरियाणा में उद्योग धंधे के अलावा कृषि क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। दोस्तों, परसों T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हुए मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने भारत को हरा दिया। इसको लेकर भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट करके न सिर्फ पाकिस्तान की जीत के जश्न बल्कि पटाखे पर बैन को लेकर भी सवाल उठाए हैं। जहां वीरेंद्र सहवाग ने लिखा है कि दीपावली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध है, लेकिन कल भारत के विभिन्न हिस्सों में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के लिए पटाखे जलाए गए। शायद वे क्रिकेट की जीत का जश्न मना रहे हो। ऐसे में दिल्ली में दीपावली पर पटाखे जलाने में क्या नुकसान है? पाखंड क्यों? सारा ज्ञान तभी याद आता है। दोस्तों, भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र में घोसी टोला में स्थित कंचन ज्वेलर्स से चोर 50,000 रुपए का ज्वेलर्स लेकर भाग गया। स्कूटी से भागते चोर की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं। यही तस्वीर है, यही चोर है जो चोरी की है। पीड़ित स्वर्णर विजय शाह ने पुलिस को बताया है कि रविवार की दोपहर एक व्यक्ति दुकान पर आया और जेवरात दिखाने को कहा। ग्राहक समझकर मैं उसे जेवरात दिखाने लगा। इसी क्रम में पानी पिलाने का आग्रह किया। मैं पानी लेने गया। इसी बीच वे सोने का टीका, नथ और बाली लेकर भाग गया। जब दुकान से नीचे उतरकर स्कूटी पर बैठकर फरार होते उसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। जब नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया है कि दुकानदार की लिखित शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। यह सीसीटीवी फुटेज से चोर की पहचान करके उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।